हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 यानी कार्यपत्रक संख्या 68 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री, इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे कंप्लीट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं सामाजिक विज्ञान में, उनकी हिस्ट्री अच्छी होती है। यानी हमारा एसएस में सामाजिक विज्ञान में स्कोर कैसा रहेगा वो बहुत हद तक हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे बच्चों को इतिहास ही बोरिंग लगता है। तो इतिहास को एक कारण ये होता है कि इतिहास को पढ़ने का तरीका है वो हमारे भूगोल यानी ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस पढ़ते हैं उनके तरीके से काफ़ी अलग होता है। इसमें हमें कंसेप्ट को समझना होता है, रटना नहीं होता। आपको असिस्ट करने के लिए मैं सुझाव दूंगा कि मेरे दोनों चैप्टर के वीडियोस हैं हिस्ट्री के, वो ऑलरेडी बना करके पब्लिश कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 68 यानी कार्यपत्रक संख्या 68 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद उसकी दोहराई करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 22 दिसंबर 2020। आज की इस वर्कशीट में सभी क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। कुल हमें 10 क्वेश्चन दिए गए। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वीना संधि का उद्देश्य था, जो 1815 में हुई थी। नेपोलियन का अंतिम युद्ध था वाटरलू का युद्ध। उसमें हार के बाद वीना संधि होती है, जिसको वीना कांग्रेस कहा जाता है, और ये कब हुई थी? 1815 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है? तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। ये इसलिए कहा था क्योंकि जब भी फ्रांस में कुछ उथल फुथल होती थी तो पूरे यूरोप में भी उसका असर होता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि इस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूरोप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कुस्तुनतुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया तुर्की का एक शहर है, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, और आजकल हम इसको इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, सत्य व असत्य बताइए कि ये सही है या गलत है, हमें ये बताना है। गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, तो ये सत्य है। गेरिबाल्डी ने समवय सेवकों की एक लाल कुर्ती नामक सेना है वो तैयार की थी इटली के एकीकरण के लिए। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया, इसमें हमें दो प्राकथन दिए गए हैं, यानी एक संकल्पना है, एक स्टेटमेंट है, और दूसरा उसका कारण दिया गया। इनको हमें पढ़ना, समझना और फिर बताना है। तो इसमें दिया गया पहला जो स्टेटमेंट है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रवादी भावना मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हुई, तो ये भी सही है। और ये इसकी सही व्याख्या है कि अलगाव होने का कारण ये था कि राष्ट्रवादी भावना है वो उफान पर आ गई थी। तो हमारा उत्तर रहेगा पहला कि संकल्पना और कारण दोनों सही है। कारण क संकल्पना स की सही व्याख्या भी है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए, यानी वाक्य को पुनः लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया, कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। वैसे मैंने इस वाक्य को बदलने की कोशिश की है, वहाँ पे कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है, यहाँ पर जर्मनी है, उसकी जगह इटली आना है। तो वहाँ जो आपको वाक्य दिया गया है आज की वर्कशीट में, कावूर को अंडरलाइन किया गया है, तो ये वाक्य गलत तरीके से अंडरलाइन किया गया है। जर्मनी को अंडरलाइन किया जाना है, तो यहाँ जर्मनी की जगह फिर हमें इटली चेंज करना है। तो कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है, यानी बिस्मार्क ने जो भूमिका जर्मनी के एकीकरण में निभाई थी, वही भूमिका कावूर ने इटली के एकीकरण में निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, सेवंथ है, सही मिलान की पहचान करना है। जो हमें 4 जो दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, उनमें से डी
एकमात्र है जो सही है, मैटरनिक ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। उसके बाद 8वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। तो इसमें डी हमारा उत्तर रहेगा, ओटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। यह बिल्कुल सही नहीं है, बिस्मार्क है उनका संबंध जर्मनी से था। उसके बाद 9वां जो प्रश्न है, हमें एक चित्र दिया गया, उसकी पहचान करनी है। तो दी गई जो तस्वीर है वो जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया की है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th और लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेस रिक्त स्थान ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो वो थी बिस्मार्क, जो जर्मनी के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किए थे और अंततः 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।